अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जीन के बारे में एक एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए थे डिफरेंट, और उसके बाद डीएनए का कंफर्म हो गया था कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। लेकिन स्टिल डीएनए में भी जीन्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और उसमें डोमिनेंट रिसेसिव आ जाता है। स्टार्ट में मेंडल ने इसको नाम दिया था ट्रेट्स का, और फिर बाद में प्रूव हुए तो जिसके बाद पता चला कि ये जीन्स है। तो इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है बीडल एंड टॉटम का। आज हम वही पढ़ेंगे। मैं हूं तनहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको लेक्चर के दौरान कोई भी चीज नोट डाउन करने की नीड नहीं, क्योंकि तमाम चीजें हमारी वेबसाइट vtutions.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू गो देयर एंड साइन अप, एंड आप अपने हिसाब से लेक्चर या क्विज आप अपने कंडक्ट कर लें फ्रीली, वो भी। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं, और आज हम चैप्टर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 6, जिसमें हम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग ऑन टू दिस, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जीन्स क्या हैं। जीन्स आप कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डीएनए, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, गैरेट ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने ये बात चेक करने के लिए कि क्या चीज़ है ऐसी जो कि जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो उसने मुख्तलिफ डिसऑर्डर के पेशेंट्स को देखा था, लेकिन खास उसको सक्सेस जब मिली जब उसने एल्केप्टोन्यूरिया के पेशेंट्स पे देखा। उसने ये नोट किया कि एल्केप्टोन्यूरिया के पेशेंट्स जब यूरिन पास करते हैं, तो उनका यूरिन जैसे ही हवा से या एयर से एक्सपोज होता है तो फौरन वो ब्लैक हो जाता है। अब ये बात उसने जब ऑब्जर्व करी मजीद, यानी उसको पढ़ा, तो देखा कि अल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट्स के यूरिन में एक सब्सटेंस है जिसे अल्केप्टॉन कहते हैं। ये अल्केप्टॉन ब्रेक नहीं हो पाता, यानी नॉर्मल इंसानों में अल्केप्टॉन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन एक्सपोज होने पर ब्लैक कलरेशन नहीं देता। लेकिन अल्केप्टोन्यूरिया के पेशेंट्स में ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो कि अल्केप्टॉन को ब्रेक कर सके, तो वो यूरिन में साथ रिलीज हो रहा है। और उसकी अल्केप्टॉन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एयर से जैसे ही मीट करेगा या रिएक्ट करेगा तो वो फॉरन ऑक्सीडाइज होके ब्लैक कलरेशन दे देता है। अब इसको जो है, यानी अल कैप्टोन्यूरिया के, यानी इस गैरेट ने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली कि लाजमी कोई एक फैक्टर है, जिसको बाद में बीटल एंड टॉटम ने किया। यानी पहला लीप जो कदम रखा वो गैरेट के एक्सपेरिमेंट ने रखा, जिसको बाद में बीटल एंड टॉटम ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जीन है जो कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ काम करवा रहा है, मुख्तलिफ आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी सिंथेसिस में मदद करवा रहा है। अब एक चीज है जीनोम। जीनोम कहते हैं आपकी बॉडी में जितना भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, या जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो कहलाता है जीनोम। इसी के साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी होती है प्रोटियोम के नाम से। प्रोटियोम कहते हैं कि तमाम प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को। अब बीडल एंड टॉटम के एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, जिसे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बीडल एंड टॉटम ने क्या किया कि उन्होंने एक फंगस लिया, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की खासियत ये है कि इसको लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं, और लेकिन अंडर सर्टेन मीडिया, यानी इसको आप खास मीडिया दें, खास चीजें दें, न्यूट्रिएंट्स, तो ये ग्रो कर जाता है आसानी से। उन्होंने उसको पहले ग्रो करवाया एक ऐसी मीडिया में जो कि उसके मुताबिक था, और स्पोर्स बन गए। स्पोर्स को फिर उन्होंने इनोकुलेट करवा दिया, सब कल्चर करवा दिया, और ऐसे मीडियम में फिर करवाया जिसमें यानी जो मैंने आपको बताया, जिसमें सिलेक्टेड मीडिया था, उसके अंदर सिर्फ खास न्यूट्रिएंट मौजूद थे। जब स्पोर्स वगैरह ग्रो कर गए, उन्होंने एक्सरे से क्या किया, म्यूटेट कर दिया। एक्सरे एक रेडिएशन है, रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशंस कॉज हो जाती हैं। म्यूटेशंस क्या होती हैं कि आपके जो जेनेटिक पूरा कोड है उसके बीच में कोई भी या कहीं पर भी उस कोड में कहीं से भी चेंजेस आ जाएं, वो म्यूटेशंस कहलाती हैं। either this mutation could be a single point mutation, that is the deletion or the suppression of a single nitrogenous base, that is arginine or arginine or uracil or arginine or cytosine guanine। अब जो है एक्सपेरिमेंट मजीद आगे रन हुआ और म्यूटेशन हो गई। अब जो म्यूटेशन हुई है तो लाजमी तौर पे कोई जीन्स डिस्टर्ब हो गए होंगे, उसमें चेंजेस आ गई। उन्होंने क्या किया, फिर उन स्पोर्स को ग्रो करवा दिया एक ऐसे मीडिया में जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। उसके बाद उन्होंने हर एक एक स्टेप पे मुख्तलिफ सैंपल्स लिए। रिजल्ट्स क्या आए, 3 म्यूटेंट।
पहला म्यूटेंट वो था जो कि ऑर्निथीन, अगर उसमें ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन में ऐड कर दूं तो वो ग्रो कर जाएगा। म्यूटेंट टू था कि अगर उसमें सिट्रुलिन आर्जिनिन डालें तो वो ग्रो करेगा, ऑर्निथीन पर नहीं करेगा। फिर तीसरा म्यूटेंट वो है जो कि सिर्फ आर्जिनिन आर्जिनिन की मौजूदगी में ही ग्रो करेगा। तो इससे एक बात पता चली जो हम इस तस्वीर से देखते हैं कि पहला यहाँ पे केस था म्यूटेंट वन का कि अगर ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन ऐड किए जाएं, यानी पहले इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें तीन ये जीन्स है, क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री। अब क्या है कि क्लस्टर वन में जो जीन है आर्जिनिन ई, वो एंजाइम कौन सा सिंथेसाइज कर रहा है, एंजाइम ई। एंजाइम ई का काम ये है कि ये एक ऑलरेडी एक मौजूद है एसिटाइल कोलिन, इसको कन्वर्ट करवा रहा है इनटू ऑर्निथीन। अब ऑर्निथीन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है एंजाइम एफ, और ये रिलीज कर रहा है या ये सिंथेसाइज कर रहा है आर्जिनिन एफ, दूसरा एंजाइम। सिट्रुलिन पर कन्वर्ट हो रहा है अर्जिनोसक्सीन और फिर आर्जिनिन में बाय द हेल्प ऑफ अ क्लस्टर 3 इस एंजाइम्स की वजह से और इन जीन्स की वजह से। तो अब म्यूटेंट, क्योंकि म्यूटेशन हुई है, अब म्यूटेंट वन में क्या है कि म्यूटेंट वन यानी ऐसा वो जो कि जिसमें म्यूटेशन होती है उसे म्यूटेंट कहते हैं। अब म्यूटेंट वन में मैंने कहा ऑर्निथीन, सिट्रुलिन या आर्जिनिन, मैं तीनों डाल देता हूँ तो वो ग्रो कर जाएगा। यानी ये कि अगर मैं एसिटाइल ऑर्निथीन से पहले एक और है तो ये वाला जीन जो है इसका बेसिकली ये काम नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल हो गया है, खराब हो गया है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन को कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अब ये तीनों इसके आगे वाले फंक्शनल है, आप इनको ऐड कर दें ये सर्वाइव कर जाएगा या ब्रेक कर देगा, इनको कन्वर्ट कर देगा। म्यूटेंट टू क्या है कि अगर सिट्रुलिन और आर्जिनिन ऐड किए जाए, मींस ये सिट्रुलिन है यानी इस स्टेप पे अगर सिट्रुलिन और आर्जिनिन ऐड किए जाए तो ये ग्रो करेगा। मींस कि अगर मैं ऑर्निथिन या ये एसिटाइल कोलिन ऐड करूंगा तो ये ग्रो नहीं करेगा, उसकी वजह है इसके पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो कि इसको ब्रेक करे, और ऐसे एंजाइम यानी ई और एफ इस वजह से नहीं है क्योंकि ये दोनों जीन्स डिफेक्टेड हो गए यानी म्यूटेशन की वजह से खराब हो गए। तीसरा जो है वो कंडीशन है जब ऐसे स्पोर्स जो कि आर्जिनिन की वजह से ही ग्रो करेंगे। अब आर्जिनिन देखें सिर्फ लास्ट स्टेप में मौजूद है, यानी इसके सारे जीन्स बेसिकली खराब हो गए हैं जिसकी वजह से ऐसा कोई एंजाइम्स नहीं बन पा रहा, तो उसकी वजह से बाय प्रोडक्ट आर्जिनिन नहीं बन पाएगा। अब क्या है कि ये एक एंजाइम है, यानी इसको आप ऐसे भी समझें कि अगर इस पूरे स्टेप में कोई भी एक बीच में, यानी सपोज प्रोडक्ट ए है और ए प्रोडक्ट कन्वर्ट होके बी, सी, डी और प्रोडक्ट ई में कन्वर्ट होना है। अब क्या है कि ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम ए चाहिए और इसी तरह बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम बी चाहिए। तो अब अगर कोई भी बीच में से डिफेक्टेड हो गया, सपोज यहाँ पे एंजाइम बी खराब हो गया, तो एंजाइम जो बी काम कर रहा था वो बी को कन्वर्ट करवा रहा था इनटू सी में। अब क्योंकि बीच वाला ही एंजाइम खराब है तो इस वजह से क्या है कि जो बाय प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पाएगा। इसकी आसान मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक सपोज एक हाईवे समझ लें या एक ब्रिज समझ लें, जो ब्रिज का काम क्या होता है, कनेक्टिंग, यानी एक गाड़ी को या एक किसी भी व्हीकल को वो दूसरी जगह लेकर जाएगा। तो सपोज अगर आप पूरे रास्ते में, वो पूरा ब्रिज सही है लेकिन बीच में एक ऐसा स्पॉट है जहां से वो ब्रिज टूटा हुआ है, तो क्या है कि आप उस स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी पूरा प्रोसेस साइकिल कंप्लीट होता है। और ये जो जीन्स हैं ये ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सिर्फ ये आपको लग रहा है कि सिर्फ केमिकल्स या ये कुछ सर्टेन कंपाउंड्स को कन्वर्जन करवा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, यानी आपकी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आई टिल द फॉर्मेशन ऑफ टो, तमाम चीजें बन रही हैं एंजाइम्स की वजह से जो कि एक स्पेसिफिक जीन्स रिलीज कर रहे हैं। इस वजह से इसको नाम दिया गया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मींस के एक जीन एक खास एंजाइम को ही सिंथेसाइज करवा सकता है। तो यहाँ तक लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आरएनए से प्रोटीन बनती है, उसका पूरा प्रोसेस है जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर और द प्रीवियस चैप्टर्स तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।